हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक महान शिक्षक, एक महान नेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है। अब जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके जो छात्र थे, जो उनके दोस्त थे, वो उनका जन्मदिन बहुत जश्न के साथ मनाना चाहते थे, पर वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कोई भी जश्न नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। तो तब से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और हमारे साथ दो बहुत ही महान शिक्षक हैं। क्यों महान शिक्षक हैं? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, इन्होंने शिक्षा दी है, बहुत ही निस्वार्थ भावना के साथ दी है और निःशुल्क सेवा दी है इन्होंने बच्चों को। बहुत ही अलग सोच रखते हैं। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी हैं और हमारे साथ हैं विवेक कुमार दुबे जी। तो देखिए, ये दोनों बहुत ही महान शिक्षक हैं। क्यों हैं, किस लिए हैं, चलिए हम इनसे खुद बात करेंगे। अभिषेक जी, हमने सुना था कि आपने उन बच्चों को पढ़ाया है जिनको आसानी से शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती थी, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ाई और जिनका स्कूल जाना जैसे कि नामुमकिन सा था। ये सोच कहाँ से आई? कैसे आपने पढ़ाया उनको? कौन बच्चों को पढ़ाया? हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस सफ़र की शुरुआत जो थी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, सितंबर 2016 में। एक बच्ची क्रॉसिंग पे भीख मांगते हुए मिली और वो लगातार मुझसे पैसे मांग रही थी और उस दौरान मैंने उसको पहले तो अवॉइड किया, लेकिन फिर मैंने जब उसको खाने की चीज़ दी तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने बताया कि मेरे माताजी नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई, मेरे फादर हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन साथ साथ में वो ड्रिंक करके पूरे पैसे ख़राब कर देते हैं और मैं ही घर के एक स्रोत, जो इनकम स्रोत हूँ। और इसके साथ में उसने बताया कि एक छोटी उसकी भाई भी है 5 साल का और वो उसका संभालती है। तो मुझे लगा कि ये पैसे के लिए झूठ बोल रही है। तो हमने वहाँ से, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारी बस्ती तक जा सकता हूँ, देख सकता हूँ? तो उसने कहा बिल्कुल आप चल सकते हो। तो कुछ समय बाद जब मैं उसकी बस्ती में पहुंचा, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, तो देखा कि वो बच्ची तो सच बोल ही रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऐसी सैकड़ों बच्चियां थीं जो जिनको हम झुग्गी झोपड़ी, जिनको हम आमतौर पे एक मूवी में देखते हैं, वो एक सच दिखा कि वहाँ पे 6-6 साल की बच्चियां खाना बना रही हैं, 15 साल की बच्चियां की शादी हो चुकी है, कुछ बच्चियां ताश के पत्ते खेल रही हैं। वो एक अलग दुनिया थी, नशा कर रहे थे वो बच्चे छोटे छोटे। तो वो मेरे लिए बड़ा हैरान कर देने वाला कदम था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से एक शुरुआत किया जाए। तो मैं उस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई। पहले मैंने वहाँ पे लोगों को बोला कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत सारे लोग आते हैं, झूठे प्रॉमिस करके चले जाते हैं, आपको जो काम करना है करिए, लेकिन आप जाइए। तो एक बहिष्कार के तौर पे एक अविश्वास था वहाँ पे। बट फिर मैंने दूसरे दिन से कंटिन्यू किया और दूसरे दिन से जब कंटिन्यू किया तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई, क्योंकि उनको लगा कि कुछ चीज़ें बंटने के लिए आई है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई। तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो धीरे धीरे संख्या कम होने लगी। उसी दौरान पता चला कि वो बच्चे पास के प्राइमरी स्कूल में इनरोल तो हैं, लेकिन वो जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक जो समस्या थी कि उनकी लास्ट जनरेशन एजुकेट नहीं थी, वो बच्चे एजुकेट नहीं थे और इंटरेस्टिंग तरीके से एजुकेशन नहीं की जा रही थी, उन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा था। तो इसके लिए हमने अपना ट्रैक थोड़ा सा बदला, हमने बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और पहले दिन से एक प्राथमिकता थी कि क्वालिटी एजुकेशन जो होगी वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी। 5 से 6 बच्चों से शुरू हुआ सफ़र, आज 150 बच्चे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे, आज 2 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में भी पहुंच गए। एक बच्चा माइक्रोबायोलॉजी से उसने अभी मास्टर कंप्लीट किया है। और अभी हमने प्रयागराज में एक ऐसा खूबसूरत स्कूल बनाया है जो सिर्फ प्रतिदिन में 1 रुपये में हर ज़रूरतमंद बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा है, क्योंकि ये बच्चे शिक्षा से कोसों दूर थे, वो बचपन में ही सड़क पे आ जाते थे। तो ये अच्छा, मैं लेना चाहूँगी आपसे कि ये जो आपने जब शुरुआत करी पढ़ाने की, तो जाहिर सी बात है आप खुद एक स्टूडेंट थे, कोई जगह नहीं अवेलेबल थी, तो
कहाँ पे ये बच्चे इकट्ठा होते थे, कहाँ पे आप इनको एजुकेट करते थे? देखिए, ये जब 8 साल पहले की बात करूँ तो मैंने उनके स्लम में ही पढ़ाना शुरू किया। मैं उनके स्लम में जाता था, डेली पढ़ाने का काम करता था। फिर 1 साल के बाद मुझे अच्छा, स्लम के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो स्थिति थी वो मैंने बताया, लेकिन पास में इतनी ज़्यादा स्मेल आती थी कि वहाँ पे बहुत मुश्किलें होती थी। लेकिन हम लोगों ने इस पे काम किया, मैंने लगातार काम किया, और वहीं पे पास में लोग दारू पी कर के, शराब पी कर के पड़े होते थे, ड्रिंक करते थे, ताश के पत्ते खेलते। तो ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाना जो रहता था वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता था। लेकिन कुछ ठाना था, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगने लगी। फिर 1.5 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ ये 2 से 3 घंटे तक ही काफ़ी नहीं है, इन बच्चों को स्कूल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ाते थे, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हमारे घर की बच्चियों को क्यों दूर लेके जा रहे हो, हम स्कूल नहीं भेजेंगे। तो मुझे आज भी याद है 8 साल पहले कि 3 बच्चों को स्कूल पहुँचाने में मुझे 4 महीने समय लगा उनकी काउंसलिंग करने में। तो ये जर्नी रही। फिर हमने एक शर्त रखी, एक ट्रस्ट डेवलप कर रखा था, तो वहाँ से मैंने पास के पार्क में पढ़ाना शुरू किया। ये लगभग 2 साल बाद हुआ, तो वहाँ के गार्जियन भी तैयार हुए। तो इस तरीके से वहाँ से एक पार्क, और पार्क से बच्चे स्कूल तक का उन्होंने सफ़र तय किया। जो बच्चियाँ कभी सिर्फ और सिर्फ या तो अपने रिलेटिव के यहाँ जाना होता था तब वो बस्ती से बाहर निकलती थी, या तो तब होता था कि जब दूसरों के घर के काम करना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी वो दुनिया बन चुकी थी। हमने उस दुनिया से उनको निकाला, और वो आज कह सकते हैं हर दिन बहुत अच्छा कर रही हैं। बच्चियां हों या बच्चे हों, बच्चियां 85% स्कोर करती हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बच्चे बहुत अच्छा निरंतर कर रहे हैं। कि जब किसी चीज़ का इरादा कर लिया जाता है ना, और ठान लिया जाता है कि हमें करके दिखाना है, तो वो चीज़ बिल्कुल होती है। और जो है इन्होंने भी, अभिषेक जी ने भी ठान लिया था कि नहीं, हमें उन बच्चों को उस चीज़ से निकालना है, निकाल के पढ़ाना है। हालांकि वो खुद उस टाइम पे एक स्टूडेंट थे, चाहते तो अपनी जो है खुद की जो एक जर्नी चल रही थी, एक लाइफस्टाइल चल रही थी, उसी को कंटिन्यू रख सकते थे, बट नहीं। हम यही कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं वो लीक से हट के सोचते हैं, तभी वो महान कहलाए जाते हैं। विवेक जी भी हैं हमारे साथ। विवेक जी, हमने आपके बारे में भी सुना, बड़ा स्ट्रगल आपने किया, हट के आपने भी सोचा है उन बच्चों के लिए जिनके लिए एजुकेशन इतनी ईजी नहीं थी, और आप भी आउट ऑफ लीग गए और आपने स्ट्रगल करके उन बच्चों को पढ़ाया जो नहीं जा सकते थे स्कूल, जिनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते थे पढ़ाई। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई ये सब की? 2014 में जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में था और हॉस्टल में रहता था, एसटीजन हॉस्टल में, तो एक दिन मैं सुबह सुबह कंपनी गार्डन घूमने गया। तो जाने से पहले एक कप चाय पीने के लिए जब दुकान पर रुका तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा चाय लेके आया। तो मैंने उसको देखा कि ये छोटा बच्चा है, अवॉइड किया थोड़ा सा और कंपनी गार्डन की तरफ गया। अंदर जब गया तो वहाँ कुछ बच्चे पैसे मांग रहे थे, तो उनको भी देखा, 4, 5, 6 बच्चे थे। फिर वहाँ से भी वापस आया, तैयार वगैरह हुआ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। फिर वहाँ से जब निकला तो रास्ते में कुछ बच्चे, पहले तो कोचिंग चलती थी ऑफलाइन ढेर सारी, तो उसमें वो लोग रिक्शा चलाते थे पैर से, ट्राई साइकिल वाली रिक्शा थी, तो उसमें कुछ बच्चे पोस्टर चिपका रहे थे कोचिंग्स का। तो उन बच्चों को देखा कि वो बच्चे कोचिंग का पोस्टर चिपका रहे हैं। फिर ध्यान गया कि भारत का एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह के कार्य में लिप्त है। और फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी गए। फिर वापस आते समय कोई बच्चे सर्फ लेकर पैसा मांग रहे थे, तो मन बिल्कुल विचलित सा हो गया। और मैं एमएससी 3rd सेमेस्टर में था, मेरा मन लग नहीं रहा था। मैं किताबों को खोलता था तो वही सीन बार बार याद आ रहा था, और जवाबदेही खुद से था कि ऐसा क्यों है और किस लिए है। विवेकानंद जी को मैंने काफ़ी पढ़ा है, और उन्हें भारत के प्रेम, राष्ट्र प्रेम की परिभाषा देते हैं 3 स्टेप्स में। तो मैंने ये तय किया कि किससे दोषारोपण करूं, किसको दोषारोपण करूं, इसकी बजाय क्यों न खुद से एक कदम उठाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल ड्रॉप माई एमएससी मैथमेटिक्स, मैं छोड़ूंगा पढ़ाई। मेरे 16 क्लासमेट्स विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि विवेक, मैं तुम्हारे इस सफ़र में साथी बनूंगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे याद है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रतिमा कंपनी गार्डन में ही रोड के नीचे उन बच्चों को लेकर
हम लोग वहाँ पहुँचे और 16 बच्चे आज़ाद जी को प्रणाम करके इस मिशन को शुरू किए और 50 बच्चों से शुरुआत हुई थी इस मिशन की। एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, जब आपने अपनी पढ़ाई को सोचा कि मैं ड्रॉप करूँगा, तो फिर फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा होगा? क्योंकि उस टाइम पे आप भी अपने एक उस टाइम पे थे कि अब आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, और जब फैमिली को पता चला होगा तो कैसा रिएक्शन वहाँ से आया? 3 स्टेप में इसका आंसर है। और देखिए, सबसे मुश्किल काम है ना, संपूर्ण विश्व से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है तो आप उसको 3 स्टेप पे तौलिए। पहला स्टेप उन्होंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि भारत को काले अज्ञानता रूपी काले बादलों ने ढक लिया है? क्या आपको लगता है कि समस्त भारत का एक वर्ग अज्ञानता में ढक गया है? अगर आपको लगता है तो क्या आपने ऐसे वर्ग के लिए 2 सांत्वनादायक शब्दों का निर्माण किया है या कुछ खोज किया है उनके दुख को हरने के लिए? अगर किया है तो वो कहते थे कि अब ये आप राष्ट्र प्रेम की पहली सीढ़ी पर हैं। दूसरी सीढ़ी वो बताते हैं राष्ट्र प्रेम की कि क्या आपने इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे हैं या जो भारत की स्थिति है, ये आप ऐसा देखकर आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है, आपके मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो जाता है और आप पागल से हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। भारत माँ के प्रति आपका लगाव आपको बेचैन कर देता है। अगर बेचैन करता है तो आप राष्ट्र प्रेम की दूसरी सीढ़ी पे है। और अंतिम स्टेप आपके प्रश्न का उत्तर वो ये कहते हैं कि क्या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका आस पड़ोस, आपका गांव, आपका समाज और यहाँ तक कि भारत या संपूर्ण विश्व एक नंगी तलवार लेकर खड़ी हो जाए और कहे कि आपको इस रास्ते पर नहीं चलना है, तो क्या तब भी आपके पास साहस है कि आप उस निर्णय पर अडिग रहते हुए चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं तो समझिए कि आप विश्व में आपकी 100 वर्षों तक आपकी आवाज़ गूंजेगी। इसके साथ भगवद गीता का 18 अध्याय मैंने 28 बार पढ़ा है। जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किसी न किसी श्लोक में मिला है। तो जीवन को मैं समझ पाया हूँ। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी आत्मशुद्धि के लिए, जगत के कल्याण करने के लिए निकला हूँ। 50 बच्चों से शुरू ये सफ़र आज 1150 बच्चों तक पहुँच गया है। झुग्गी झोपड़ी के वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे, आज वो उसी में से 52 बच्चे 500 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 3 बच्चियां आज एक जॉब में आ गई हैं। कल एक बच्ची ने स्कूटी खरीदा है, अपना खुद का नया स्कूटी खरीदा है। कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, जुआ गोली ताश को बंद करने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर चल रहे हैं, वो खेल कूद करते हैं। सिलाई सेंटर चल रहे हैं महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। और आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत आज 10 बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए, 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। चीज़ जानना चाहूँगी कि जब पढ़ाते हैं और जब हम इस सेक्टर में आ जाते हैं, एक सेक्शन जो है सोसाइटी का जो इतना अभी डेवलप्ड नहीं है, और एजुकेशन को भी लेके अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो माँ बाप होते हैं, जैसे कि अभिषेक जी ने भी बताया कि माँ बाप भेजते ही नहीं हैं, नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम नहीं भेजेंगे। अच्छा, आप आउट ऑफ द वे जाके ले जाना भी चाह रहे हैं तो वो कहेंगे कि क्यों आप ले जाना चाहते हैं। ऐसा जाहिर सी बात है आपके साथ भी हुआ होगा। तो लड़कियों को लेके क्या संघर्ष रहा है, उनको पढ़ाने को लेके आपका क्या संघर्ष रहा है, ये भी हम आपसे जानेंगे। मेरे साथ स्ट्रगल बहुत नहीं रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था जो पढ़ते ही नहीं थे। छोटी छोटी बच्चियों को इस क्लास में ले आना आसान होता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ है, सुधार करने के लिए आप जैसे कोई परिवार होता है ना, अपने एक बच्चों को पालता है, एक बच्चियों को पालता है। जब आप उन्हें अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे और आप उनकी केयर करेंगे, उनकी परवाह करेंगे, तो इस संपूर्ण विश्व आपका हो जाएगा। वहाँ कोई प्रश्न और कोई संशय नहीं उत्पन्न होता। फिर तो वह प्रेम का वह लेवल परिवार के लेवल तक उतरना चाहिए। तो अगर आप कहीं ऐसे झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं और आप वहाँ उस तरह से बैठे हैं, उस तरह से उनसे मिलें कि जैसे हम किसी अपने ही घर पे आए हैं, तो और उनसे गिलास पानी मंगा कर पी लिया और कुछ कहा कि बिस्किट उस्किट कुछ खिला दीजिए, तो अपनत्व वो दिखना चाहिए। जब तक अपनत्व नहीं दिखेगा, हृदय से हृदय का लगाव नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं करने वाला है। तो हम इस बात को समझते थे और इसलिए हमें इस क्षेत्र में बहुत रुकावट नहीं हुई। हाँ, एक समस्या आई थी
कुछ बच्चियाँ जो हम गए थे झुग्गी झोपड़ी में तो 9th में थी, 3 बच्चियाँ थी, आज तीनों जॉब में हैं। तो 2 बच्चियाँ साइंस की छात्रा थी, एक आर्ट साइंस की छात्रा है। और चूँकि मैं साइंस का MSc मैथमेटिक्स था तो मैं साइंस पढ़ाता था, मुझे आर्ट नहीं आता था, इतिहास भूगोल, तो मैं उस बच्ची को नहीं पढ़ा पाता था। तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि इन 2 बच्चों को ज़्यादा मानते हैं और इसको नहीं मानते हैं। तो वहाँ वो समझाना मुश्किल था कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे आर्ट का चीज़ें नहीं आती। तो ये एक टफ हो जाता है और उनको लगता है कि नहीं एक ही तरफ फोकस किया जा रहा है ऐसे ही, क्योंकि वो और ऐसा नहीं है, आज का है ये झुग्गी झोपड़ी के लोग जो हैं आज से नहीं बहुत समय से इनके साथ ये एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर समय हो तो बहुत शॉर्ट में रखेंगे। देखिए झुग्गी झोपड़ी की स्थिति जो आई है वो कारण जो है ना, एक आदमी मुर्गी पालता था और उस मुर्गी पालन केंद्र था उसका, और वो एक दिन जा रहा था और रास्ते में उसे एक अंडा मिला, वो गिद्ध का अंडा था और वो उसके उठाया और ले गया अपने मुर्गी पालन केंद्र में रख दिया और उसमें गिद्ध का बच्चा निकला। लेकिन वो गिद्ध का बच्चा जब निकला तो आसपास उसने मुर्गियों को देखा, तो जो देखा जो सीखा उसी तरह वो चलना बोलना शुरू हुआ। और एक दिन आसमान बड़ा सुनहरा था, वो देख रहा था और बड़ा हुआ तो गिद्ध जैसा हुआ और कह रहा था कि आसमान देखकर काश हम भी गिद्ध होते तो उड़ पाते। तो इनमें विश्वास नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे, इनके अंदर वो विश्वास आज 78 वर्ष का नतीजा है, 1 साल का नतीजा नहीं है। विवेक कुमार दुबे ने तो केवल 10 वर्ष दिया है, अभी विवेक को 60 साल और देने की ज़रूरत है। तो और तब इन्हें विश्वास होगा कि नहीं पढ़ाई का कोई मतलब है और ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई एक जनरेशन लेगी। मेरा मानना है कि इस जनरेशन में मैं बोल रहा हूँ 3 बच्चियों को जॉब लग गई, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है ये जो 52 बच्चे टीचर हैं वो जब पढ़ेंगे और विवेक कुमार दुबे 60 साल की उम्र में होंगे और ये बच्चे अपनी शादी विवाह करके इनके बच्चे होंगे, तो वो बच्चों के लिए ये बाल टीचर्स हमारे विवेक कुमार दुबे होंगे। तो ये मिडिल क्लास फैमिली में लाएंगे, एक जनरेशन लेगा ये बदलाव। देखिए दोनों की बातें मैंने सुनी और एक ही शहर के हैं और यहाँ पे प्रयागराज में इन्होंने स्ट्रगल किया। एक ने किस तरीके की तकलीफ़ें देखी, नहीं भेज रहे, माँ बाप नहीं भेज रहे, बैठे हैं, कन्विंस कर रहे। सोचिए 4 महीने सिर्फ काउंसलिंग में निकाल दिया उनको कन्विंस करने में कि आप पढ़ाओ, आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। और हालांकि उसके बाद उनको सफलता भी मिली, वो बच्चे आए, वो जॉब में लग गई। और फिर दूसरे तरफ भी हम सुनते हैं कि देखिए कुछ ऐसे भी चैलेंजेस थे जो उनकी स्ट्रीम नहीं रही थी, बट वो तब भी उसमें एजुकेट कर रहे थे। तो देखिए यही हम कहते हैं कि जो एक टीचर की जो ड्यूटी होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। हम ऐसे देखते हैं तो लगता है बड़ा आसान सा है, बट बड़ा मुश्किल होता है किसी को जब हम ज्ञान देना होता है। और जब हम ऐसे लोगों की बात करें जो बिल्कुल अपना फ्यूचर, अपना करियर छोड़ के किसी और लाइन में जाके जब उनको काम करना पड़ा तो कितना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल रहा होगा। अच्छा सर, इन जो बच्चे थे अभिषेक सर, इनकी भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसी मेंटालिटी इनकी होती थी, क्योंकि ये ऐसे माहौल में डेवलप हुए हैं जहाँ पे ये देख रहे हैं कि फादर जा रहे हैं काम करने, मदर जा रही हैं काम करने, हम भी क्या करेंगे, हमें भी यही करना। जैसे कि सर ने बताया कि भाई वो बच्चा था, गिद्ध का बच्चा था तो वहाँ रहा तो वो वैसा बन गया। तो कैसी मेंटालिटी इनकी रही है? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि हमें जैसा परिवेश मिलता है हम वैसा ही आगे बढ़ते हैं। और ये चाहे झुग्गी झोपड़ी का बच्चा हो या अच्छे घरों का बच्चा हो, तो जब एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है फिर वो 2 साल 3 साल में देखते हैं, तो आज तो ये हो गया कि 6 महीने का बच्चे को ले करके आपने देखा होगा कि माएँ उनकी माताएं लेके जाके उनको फुटपाथ पे ले जाती और भीख मांगने का काम करती हैं। फिर आप ये सोचिए कि फिर क्या वहाँ से निकलना संभव है? तो ऐसे बच्चे जब एक सुनहरा सपना देख ही नहीं पाएंगे, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख ही नहीं पाएंगे, तब तक ये संभव नहीं होता। वहाँ पे बच्चों का जो माइंड सेट होता है वो डिपेंड करता है वो उनके गार्जियन के ऊपर, उस परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है जो वहाँ पे देखते हैं। बचपन से ही बच्चे, आज मैं बताना चाहता हूँ कि 5 साल के बच्चे को देखता हूँ, 4 साल के बच्चे छोटे छोटे लेवल पे ताश और जुए खेलना शुरू कर देते हैं, नशे के शिकार होते हैं। नशे में ऐसे ऐसे नशे, तो आपको ये लगेगा कि ये हमारा देश किस ओर जा रहा है। ये एक मतलब अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक दूसरी बात, जब हमने उनसे काम किया, उनके ऊपर काम किया, तो वो बच्चों को एक अच्छे सपने दिखाए, उस पर लगातार काम किया, तो आज रिजल्ट आपके सामने है कि बच्चियां बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में 85% स्कोर करती हैं।
और वो बच्चे सिर्फ अब यहाँ से रुकने वाले नहीं हैं। 2 बच्चियाँ नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि परिवेश कितना महत्वपूर्ण होता है। उन ऐसे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनमें टैलेंट में खेल की दिशा में बहुत अच्छा करते हैं। तो खेल की दिशा में हमने एक प्रयास किया कि ये बच्चे खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमने 3 बच्चियाँ वहाँ से थी, भूमि, नंदिनी, आंचल, इनको प्रयागराज के बोट क्लब में ज्वाइन कराया। और आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चियों ने यूपी का नाम रोशन किया। और खेलो इंडिया जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा खेल मंच है, वहाँ पे जाकर के पूरी यूपी से 3 बच्चियाँ सेलेक्ट होती हैं और वो 3 बच्चियाँ ये थी। तो हमने उनको परिवेश दिया, हमने उनको सपोर्ट किया। और टैलेंट की जो बात किया जाए तो मैं मानता हूँ कि ये और बच्चों से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हर सुख दुख सहने की इनकी आदत होती है। क्योंकि ये सारी जो कहते हैं ना, हर परिस्थिति में लड़ना जानती हैं या जानते हैं। तो ये बच्चों की जो मानसिकता की बात होती है वो बहुत कुछ है, गार्जियन के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने उस पर काम किया, कोई संस्था काम करती है या कुछ लोग काम करते हैं, तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आता है। और बदलाव इस तरह से आएगा जिसकी हम आप उम्मीद नहीं करते। वो कभी हिमा दास के रूप में होता है, कभी मेरी कॉम के रूप में होता है। बढ़िया। तो देखिए कि किस तरीके का बदलाव इन लोगों ने जो है सोसाइटी में लाया है। ये दोनों जो हमारे साथ टीचर्स हैं, उन्होंने कैसा बदलाव लाया और कहाँ तक बच्चों को पहुँचाया है। अब हम कह सकते हैं बड़े ये जो बच्चे होते होंगे अभिषेक जी, बड़े रॉ बच्चे होते हैं। इनको जो हम कह देंगे, जैसा हम बना देंगे, हर ही बच्चा होता है, जैसा हम बना देंगे वो वैसा बन जाएंगे। विवेक जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या विज़न है आपका, क्योंकि आपने ऐसे सेक्शन को डील किया है, ऐसे बच्चों के साथ आपने डील किया है, तो क्या विज़न आप देखते हैं आपकी, कहाँ तक जाना है, क्या और करना है इन लोगों के लिए? अभी समस्या खड़ी हुई हमारे सामने, पहले नहीं थी। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, मैंने बताया 10 वर्ष हो गया है, तो जो बच्ची उस समय क्लास 1 में रही होगी, यानी 6 साल की रही होगी, वो आज 16 वर्ष की है। 2 तरह की समस्याओं को मैं फेस कर रहा हूँ। और पहली समस्या ये है कि 16 साल की बच्ची जो है, झुग्गी झोपड़ी में 2 चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं। पहली तो ये कि इंस्टाग्राम का जो जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं बच्चे, वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। वो छोटे से उम्र में ही बच्चे वीडियोस देखकर वो अपने माइंड में एक ऐसा सीन क्रिएट कर ले रहे हैं। और चूँकि हमारी बच्चियाँ पहले 10 साल पहले मैंने बताया 6 वर्ष की थी, अब वो 16-17 की हो गई हैं, तो उन बच्चियों के अंदर वो ऐसा चीज़ देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है मेरा और मेरी कार्यशैली का कि मेरी झुग्गी झोपड़ी से, मेरी क्लास से 8 लड़कियाँ भाग गई हैं। और अभी परसों ही एक लड़की, रोशनी नाम की एक लड़की फिर भाग गई है। और ये जो बच्चियां होती हैं, जो 15-16 साल की होती हैं, जो टीनेज गर्ल्स में आती हैं, वहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि ये आर्केस्ट्रा में इनको नचाया जाए। और आर्केस्ट्रा में नाचने से उनको 1500 रुपये पर डे या 2000 रुपये पर डे मिल जाता है। तो अब मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, एजुकेट करता हूँ और उनको झुग्गी झोपड़ी से निकाल कर हॉस्टल में डाल देता हूँ, फैसिलिटीज़ देता हूँ, तो उनको लगता है कि ये तो मेरा कस्टमर कम कर रहा है। तो मैं एक तो उनकी तरफ टारगेटेड हूँ। उनका स्पष्ट कहना है कि आपके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाकर हम आपको यहाँ से भगाएंगे। पर नंबर 1 टारगेट इस तरह से है। दूसरा टारगेट हमारे ऊपर है वो बच्चे जो लोफर हैं, जो पढ़ते नहीं, जो बाजा बजाते हैं, चाय की दुकान पर सिगरेट पीते हैं और दिन भर घूमते हैं इधर उधर। वो उनका ये सोचना है कि अब ये जो कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं और हिंदी सीख रहे हैं और सारे विषयों को पढ़ रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा कल्चर है। चूँकि ECCU यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, सब लोग का एक संगम होता है वहाँ पर। मैनर्स को मैं बहुत प्राथमिकता देता हूँ। पढ़ाई में अगर 20 नंबर आएगा चलेगा, लेकिन 19 नंबर आए चलेगा, लेकिन संस्कार में 20 होने चाहिए। भारत की बात है, भारत माता की बात है, बच्चियों की बात है, राष्ट्र की बात है। त्याग करना पड़ेगा और एक से नहीं होगा, मुझसे या मेरे जैसे 50 से नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सबको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी हम एक विकसित देश के रूप में आगे आ पाएंगे। एक के सोचने से, 2 के सोचने से नहीं होगा। जब हम सब मिल के सोचेंगे, मिल के हम ये एक प्लेज लेंगे कि नहीं, हमें सही रास्ते पे चलना है और हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना लिखाना है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, तभी हम एक विकसित देश के रूप में आगे आ पाएंगे।
तो बिल्कुल बदलाव आएगा, बदलाव आ रहा है और ऐसे गुरुजनों को, ऐसे शिक्षकों को भारत एक्सप्रेस नमन करता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।